नीरज अपनी पसंद की लड़की से शादी करके घर आता है। अरे माँ, आप मानो या ना मानो, लेकिन मैं रुचि से बहुत प्यार करता हूँ। और मुझे तो ये बात पहले से पता थी कि आप रुचि से मेरी शादी के लिए कभी नहीं मानोगी। इसीलिए मैंने आपको बिना बताए ही इससे शादी कर ली। ये क्या है भैया, आप माँ से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? एक तो आपने गलती की है जो हमसे बिना पूछे शादी कर ली, और अब घर आकर आप माँ से बदतमीजी से बात कर रहे हो। ऐसी बात नहीं है पीहू। अरे माँ को भी तो समझना चाहिए ना कि अब हम बड़े हो गए हैं और अपनी जिंदगी का फैसला खुद ले सकते हैं। लेकिन इन्हें तो हम अब भी छोटे लगते हैं, जो ये हमारी लाइफ कंट्रोल करना चाहती है। ए भगवान, पता नहीं ऐसा कौन सा जादू कर दिया है इस लड़की ने, जो मेरा बेटा आज मेरी ही बात नहीं सुन रहा। ऐसी बात नहीं है माँ जी। मुझे पता है कि आपके दिल को बहुत ठेस पहुंची है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं कभी आपका सर झुकने नहीं दूंगी। अरे तू मेरा सर तो तब झुकाएगी ना जब मैं तुझे इस घर की बहू मानूंगी। अरे मैं तो तुझे इस घर की बहू कभी मान ही नहीं सकती। देखो माँ, आप मानो या ना मानो, लेकिन अब रुचि ही इस घर की बहू है। ऐसा मत बोलो नीरज। माँ जी का गुस्सा भी जायज है, और गुस्से को गुस्सा कभी काट नहीं सकता। माना कि माँ जी हमसे नाराज है, लेकिन एक ना एक दिन मैं उन्हें जरूर मनाऊंगी। फिर कुछ दिनों के बाद, ये देखो रुचि, मैं तुम्हारे लिए एक गजरा और साड़ी लेकर आया हूँ। अब जल्दी से बताओ, कैसी लगी तुम्हें ये साड़ी? अरे वाह नीरज, ये साड़ी तो बहुत ही सुंदर है। लेकिन आप माची और पीहू के लिए कुछ लेकर नहीं आए क्या? अरे बाबा, उनके लिए तो मैं हमेशा ही लाता हूं ना, लेकिन अब शादी के बाद पहली बार मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। अच्छा, वैसे ये साड़ी तो बहुत ही सुंदर है। थैंक यू सो मच नीरज। लोग कहते हैं कि शादी के बाद पति का प्यार कम हो जाता है, लेकिन आपका प्यार तो उल्टा बढ़ ही गया है। अरे अगर मेरी बीवी इतनी अच्छी है तो मेरा प्यार बढ़ना तो जायज ही है ना। अब जाओ, जल्दी से ये साड़ी पहन कर आओ, फिर हम दोनों आज लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे। अरे नहीं नीरज, अभी खाना बनाना भी बाकी है, थोड़ी देर रुक जाओ ना। नहीं पीहू, खाना माँ या फिर पीहू बना लेगी, लेकिन अब तो हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पर ही जाएंगे। अरे नहीं नीरज, तुम चिंता मत करो, मैं खाना फटाफट से बना दूंगी। मैंने कह दिया ना, तो तुम्हें खाना बनाने की इतनी क्यों पड़ी है, और तुम इतना क्यों घबरा रही हो? रुको, मैं ही जाकर माँ को बता कर आता हूँ। फिर दोनों पति पत्नी खुशी खुशी लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं। देख रही हो ना माँ, जब से इस घर में भाभी आई है, भैया तो हमें ऐसे नजरअंदाज कर रहे हैं जैसे कि हम इस घर में रहते ही नहीं, और इस घर में तो बस उनकी बीवी ही रहती है। वो तो हर वक्त बस उन्हीं से बातें किया करते हैं, फिर चाहे वो ऑफिस जाने के पहले हो या फिर ऑफिस से आने के बाद हो। हाँ पीहू, ये तो तू बिल्कुल सही कह रही है। अरे इस लड़की के आने के बाद से हमारी घर की खुशियां भंग हो गई है, लेकिन इसका इतना ज्यादा खुश रहना मैं नहीं देख सकती। पर माँ, आप उसके लिए क्या करने वाली हो? अब वो तो मुझे भी नहीं पता, पर मैं ऐसे हाथ पे हाथ रख कर नहीं बैठ सकती। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा मुझे। फिर कुछ दिनों के बाद, जब रुचि काम कर रही होती है, तभी, हे भगवान, इतनी देर हो गई है, लेकिन ये लाइट तो अब तक नहीं आई। एक बार माँ जी से बात करती हूँ। फिर रुचि अपनी सास के पास जाती है। अरे माँ जी, आप दोनों कहीं बाहर जा रहे हो क्या? हाँ, वो लाइट नहीं है ना, तो हम दोनों पड़ोसियों के घर जा रहे हैं और वहीं पर आराम से बैठेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो बैठना दुश्वार हो गया है। ठीक है माँ जी, एक काम करती हूँ, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। और सच कहूँ तो मुझे भी यहाँ पर बहुत गर्मी हो रही है। नहीं नहीं, कहीं नहीं जाएगी तू। अरे हमारी घर की बहुएं एक एक साल तक घर के बाहर कदम नहीं रखती, इसीलिए तो घर पर ही रहेगी। और देख, घर में कितना काम पड़ा है, वो कौन करेगा फिर? लेकिन माँ जी, अभी तो घर में लाइट भी नहीं है, तो फिर मैं ये सारे काम कैसे करूंगी? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन उस दिन तो तू कह रही थी ना
कि तू मेरा सर झुकने का एक मौका भी नहीं देगी। तो अब क्या हुआ? चुपचाप घर के काम कर। ठीक है माँ जी, कोई बात नहीं, आप जाइए, मैं कर लूंगी काम। अब आएगा मजा। हम दोनों तो वहां मस्त मजे करेंगे और बहू इतनी गर्मी में काम करेगी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। फिर एक दिन जब रुचि अपने कमरे में आराम कर रही होती है, तभी अरे ओ महारानी, बाद में आराम कर लेना, पहले जाकर राशन लेकर आ। राशन लाने के लिए बाहर जाने की क्या जरूरत है माँ जी, मैं ऑनलाइन ही मंगवा लेती हूँ ना। बिल्कुल भी नहीं, तुझे बड़ी वाली मार्केट में जाना है और सारा सामान वहीं से लेकर आना होगा। और ये पैसे मैंने पूरे हिसाब करके दिए हैं, इसलिए 1 रुपए का भी फालतू का खर्चा मत करना। पैदल जाना और पैदल ही आना, समझी कि नहीं? लेकिन माँ जी, इतना सारा सामान मैं पैदल कैसे लेकर आऊंगी? वो सब तो मैं नहीं जानती, अब तू ही देख ले कि तुझे वो सामान पैदल कैसे लेकर आना है। ऐसे ही दिन निकल जाते हैं, लेकिन दोनों सास और माँ बेटी की चालाकियां कम ही नहीं होती। अरे माँ, आज तक हमने कितना कुछ किया है, लेकिन भाभी तो किसी से कोई शिकायत नहीं कर रही। और अगर वो शिकायत ही नहीं करेगी तो हम भैया के कान कैसे भरेंगे? तभी वहां पर रुचि आती है। अरे आप तो न चिंता मत कीजिए, क्योंकि मुझे सब पता है कि ये सब आप मुझे परेशान करने के लिए कर रही हो। लेकिन मुझे तो कोई परेशानी नहीं हो रही है। मैंने कहा था ना आपसे कि मैं आप लोगों का दिल जीत लूंगी, पर जब तक मैं आप लोगों का दिल नहीं जीतूंगी तब तक मैं कोशिश करती ही रहूंगी, कभी हार नहीं मानूंगी। अरे ये तो तुझे लगता है कि तू कभी हार नहीं मानेगी, लेकिन तुझे हराना मुझे बहुत अच्छे से आता है। फिर अगले दिन जब सुबह के समय रुचि रसोई में जाती है, तब वहां का नजारा देखकर वो हैरान रह जाती है। अरे ये क्या, यहाँ पर तो चूल्हा है ही नहीं। अब बिना चूल्हे के मैं खाना कैसे बनाऊंगी? कहीं हमारे घर का चूल्हा चोरी तो नहीं हो गया ना? फिर रुचि बाहर हॉल में आती है। अरे माँ जी, रसोई में तो चूल्हा ही नहीं है। हमारे घर में रात को कोई चोर आए थे क्या? नहीं नहीं, कोई चोर वोर नहीं आया था। वो दरअसल आज के बाद रसोई में चूल्हा नहीं रहेगा। तू तो इस घर की बहू है ना, और तू खुद को कुछ ज्यादा ही समझदार भी समझती है। तो अब अपनी समझदारी का प्रदर्शन कर और बिना चूल्हे के रसोई को संभाल। ये सब क्या है माँ? मुझे पता है कि आपको रुचि पसंद नहीं है, लेकिन उसे परेशान करने के लिए आप नई नई तरकीबें क्यों कर रही हो? देखिए, इतने दिनों से तो मैं चुप था, लेकिन अब आप जो कुछ भी कर रही हो ना, वो बहुत गलत है। तू बीच में मत पड़ नीरज। और तू रुचि, अरे तू तो बड़ी समझदार बन रही थी ना, तो अब क्या हो गया? मेरे बेटे को आगे क्यों भेज दिया तूने? अब ये मुझे जवाब देगा क्या? अरे नहीं माँ जी, ये तो बस मेरी चिंता में बोल रहे हैं। और नीरज, तुम माँ जी से इस तरह से बात क्यों कर रहे हो? और कम से कम ये मुझे अपना दिल जीतने का एक चांस तो दे रही है ना। इसीलिए कोई बात नहीं, मैं बिना चूल्हे की भी रसोई संभाल लूंगी। फिर शाम के समय रुचि रसोई का सारा सामान लेकर पड़ोसियों के घर चली जाती है। अरे शारदा काकी, आप तो माँ जी की काफी अच्छी सहेली हो, तो वो क्या है ना, हमारे रसोई में चूल्हा ही नहीं है, तो क्या मैं आज का दिन यहाँ पर खाना बना लूं? अब यही दिन देखना रह गया था। अरे तुझे अपनी सास और ननद के साथ बनाकर रखनी चाहिए। अरे एक बहू जब ससुराल आती है ना, तो उसे घर में सब कुछ तालमेल बिठा कर रखना चाहिए। लेकिन तू तो अपनी सास के नाक में दम कर रही है, तो तेरा ये हाल होना तो तय ही था। जी काकी जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जल्द से जल्द मैं सबका दिल जीत सकूं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, एक ना एक दिन मैं सबका दिल जरूर जीत लूंगी। हाँ हाँ, रहने दे, तू शांति की बहू है इसलिए मैं मना नहीं कर रही, वरना तो मैं तुझे अपने घर में भी घुसने नहीं देती। अब जा रसोई में और बना ले खाना। फिर कुछ दिनों के बाद, अरे ये क्या है बहू, कल रात को भी तूने यही खाना खिलाया था और अब भी तू वापस यही दे रही है? हाँ पापा जी, वो क्या है ना,
हमारे घर पर चूल्हा है ही नहीं, तो इस खाने को मैं गर्म भी नहीं कर पा रही और ताज़ा खाना बनाने के लिए मुझे पड़ोसियों के घर जाना पड़ेगा। और कल का खाना तो काफ़ी बचा था ना, इसलिए अभी के लिए आप इसे ही खा लीजिए। इस तरह से खाना वेस्ट भी नहीं होगा। आपकी पत्नी की करतूतें देख रहे हो ना भैया। अरे आज तक तो हमने कभी बासी खाना नहीं खाया, लेकिन आपकी पत्नी ने हमें ये बासी खाना खाने पर मजबूर कर दिया है। अब यही दिन देखने बचे थे। और आपको तो पता है ना, पापा को बासी खाने से एसिडिटी हो जाती है, लेकिन आपकी पत्नी को कहाँ किसी की पड़ी है। वैसे तो मेरी माँ को भी मेरी कुछ भी नहीं पड़ी, और तुम हो कि मेरी पत्नी की बात कर रही हो। हाँ, तो तेरी ही पत्नी ने बड़े जोश में आकर कहा था ना कि मैं आपका दिल जीतने की पूरी कोशिश करूंगी, तो अब उस कोशिश में हमें बासी खाना खाना पड़ेगा क्या? अरे नहीं माँ जी, बस आज के ही दिन खा लीजिए, बाकी मैं कोई ना कोई जुगाड़ तो जरूर कर लूंगी। फिर कुछ दिनों के बाद, अरे ये क्या है भाभी, मैं डाइटिंग पर हूँ और रोजाना जिम भी जाती हूँ, और आप तो मुझे ये बाजार से लाया हुआ खाना दे रही हो। आखिर क्या चाहती हो आप, कि मैं पहले ये अनहाइजीनिक खाना खाऊं और मेरे डाइट पर पानी फेर दूं? ऐसी बात नहीं है पीहू। मैं चूल्हा बनाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे सूखने में टाइम लगता है ना, इसीलिए प्लीज आज के दिन खा लो। अरे आज शाम को ही मैंने चूल्हा बनाया था मिट्टी का, लेकिन अगर वो मैं सुबह बनाती ना, तो अब तक वो चूल्हा सूख भी जाता। ये तो हद हो गई बहू, सुबह सुबह हमें बासी खाना खिलाया और अब तू हमें बाजार का खाना खिला रही है। अरे तू तो हमें मारने पर तुली हुई है। पता नहीं मेरे बेटे को तेरी हरकतें कैसे नहीं दिखती। फिर अगले दिन जब रुचि चूल्हे पर खाना पका रही होती है, तभी हे भगवान, कितनी तेज धूप हो रखी है। ऊपर से मुझे चूल्हे पर खाना बनाना आता भी नहीं, और ये चूल्हे की आंच तो कितनी तेज है। अब मैं इसे कम कैसे करूं? जैसे तैसे रुचि खाना बनाकर सबको देती है। पर ये सब क्या है बहू, आधा खाना तो कच्चा दिख रहा है और ये रोटियां तो जली हुई लग रही है। वाह पापा, आपको कच्चा खाना और जली हुई रोटियां अच्छे से दिख रही है, लेकिन रुचि के हाथों पर जले हुए निशान नहीं दिख रहे क्या आपको? वो मुझे चूल्हे पर खाना बनाना नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे मैं सीख जाऊंगी। अब क्या ही बोलूं मैं इसमें। अभी भी मेरे बेटे को अगर अक्ल आ जाए ना, तो मैं भगवान को लड्डू चढ़ा दूं। ये तो मैं भी बोल सकता हूं ना माँ, कि अगर मेरी माँ को थोड़ी भी अक्ल आ जाए ना, तो मैं भी भगवान को लड्डू चढ़ा दूं। अरे मेरी पत्नी की तकलीफ दिखती नहीं क्या आप लोगों को? फिर कुछ दिनों के बाद रुचि की हालत काफी ज्यादा खराब होती है, और वो बेचारी उसी हालत में भी सबको खाना परोसती है। अरे ये क्या है बहू, इतने दिनों से मैं बिल्कुल चुप था, बिना चूल्हे की रसोई है ये सोचकर मैं कुछ भी नहीं बोल रहा था, लेकिन तू तो फिर से हमें बासी खाना परोस रही है। अरे ऐसे तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, थोड़ा तो मेरा ख्याल रख। बस पापा जी, अब मैं हार गई। मैंने बहुत कोशिश की माँ जी का दिल जीतने की, इतनी कठिनाइयां होकर भी बिना चूल्हे की रसोई में मैंने 1 महीने तक खाना बनाया, लेकिन मेरी मेहनत तो किसी को दिखती ही नहीं है। लो, इसके तो थोड़े ही दिनों में पसीने छूटने लगे। बस करो माँ, सारी गलती आप ही की है। और जिस घर में मेरी पत्नी का इतना अपमान किया जाता है और उसकी हालत खराब होने के बाद भी उसके जख्मों पर नमक छिड़का जाता है, उस घर में मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकता। इसलिए मैं अब अपनी पत्नी के साथ ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। और मैं आपसे माफी चाहती हूँ माँ जी, क्योंकि मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि इस घर में ऐसा कुछ हो। लेकिन आज मैं हार मानकर यहाँ से जा रही हूँ, और आप जीत गई माँ जी। तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे। देखो, मुझे अभी भी रुचि बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन मैं अपने बेटे के लिए उसकी पसंद को आज दिल से स्वीकार करूंगी। और अब से मैं ये कोशिश भी करूंगी कि आगे से मुझसे कोई गलती ना हो। अपने बेटे के दूर जाने की वजह से शांति अपनी बहू का स्वीकार करती है और वो चूल्हे को वापस रसोई में रख देती है। देखो अतुल, आज तुम्हारी छुट्टी है, तो अच्छे से आराम करो।
सीरीज देखने में या फिर फालतू के भटकने में अपना दिन खराब मत करना। अब मैं जॉब के लिए निकल रही हूँ। जाओ जाओ। अरे हफ्ते में एक दिन मिलता है मुझे घर पर, और उस दिन भी तुम ऑफिस चली जाती हो। बस अपने जॉब में ही उलझी रहती हो तुम। हाँ, तो मैं घर बैठकर सीरियल देखने वालों में से बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे काम करना बहुत पसंद है, इसीलिए जाती हूँ मैं। अरे बाबा, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम जॉब पर मत जाओ, लेकिन अगर तुम्हारी तरक्की होगी तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होगी। लेकिन इस जॉब को छोड़ दो शिखा। अब 2 साल हो गए हैं और तुम अब भी उसी जॉब में घिस रही हो। तुम्हारी सैलरी भी नहीं बढ़ी है। कब से तुम उसी पोस्ट पर काम कर रही हो, और एक जॉब में तरक्की तो होनी चाहिए ना। तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है अतुल? मैं ये जॉब छोड़ दूं? हाँ शिखा, इस जॉब को छोड़कर कोई अच्छी सैलरी और पोस्ट वाली जॉब करो। चाहो तो 1 महीना घर पर ही रुको। मैं तुम्हारे लिए अच्छी पोस्ट वाली जॉब ढूंढूंगा। नहीं अतुल, मैं ऐसा नहीं कर सकती। दूसरी जगह जाने पर मुझे सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ेगा, और अब तो मैं इस जॉब में पूरी तरह कंफर्टेबल हो चुकी हूँ। और रही बात तरक्की की, तो वो भी बहुत जल्द होगी। देखना तुम। देखो शिखा, मैं तुम्हें 6 महीने की मोहलत दे रहा हूँ, और इन 6 महीने के अंदर तुम्हारी तरक्की नहीं हुई तो मैं खुद तुम्हारे बॉस को तुम्हें जॉब से निकालने के लिए कहूंगा, और तुम्हें कहीं दूसरी जगह पर जॉब दिला दूंगा। इसकी नौबत ही नहीं आएगी अतुल। इतना कहकर शिखा वहां से जॉब पर चली जाती है। एक दिन शिखा को ऑफिस में काफी काम रहता है। तभी, हे भगवान, आज का काम तो कुछ ज्यादा ही है। काश ऐसा होता कि मुझे बिना काम करे ही पैसे मिल जाते, लेकिन ये काम तो आज खत्म होने से रहा। मुझे तो आज ओवर टाइम करना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, आज के काम के लिए मैं अभिनव की मदद लेती हूँ। फिर शिखा अभिनव के पास जाती है और उससे वो मीठी मीठी बातें करने लगती है। अरे वाह अभिनव, मानना पड़ेगा, आज तो तुम कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहे हो। थैंक यू सो मच शिखा। वैसे तुम्हारा काम भी बहुत पसंद आता है मुझे, लेकिन एक शिकायत है, तुम मुझसे ज्यादा बात ही नहीं करते, बस अपने अपने में ही रहते हो। और ये तो गलत बात है ना। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मुझे तुमसे बात करने में थोड़ी हिचकिचाहट महसूस होती है, डर सा लगता है, इसीलिए। ओफो अभिनव, क्या तुम भी एकदम बुद्धू हो। अब आगे से जब भी तुम्हारा मन करे मुझसे बात करने के लिए तुम आ सकते हो, और मुझे तुम्हारी पर्सनैलिटी भी काफी पसंद है। शुक्रिया शिखा। वैसे अभिनव, क्या तुम आज मेरा एक काम करोगे? ऐसा काम शिखा? फिर शिखा अभिनव को अपना आधा काम बताती है, और वो उसे करने के लिए राजी भी हो जाता है। नो प्रॉब्लम शिखा, मैं कर दूंगा। अरे लेकिन तुम्हें तो अपना भी काम होगा ना, और अगर मैं तुम्हें ये काम दे दूंगी तो तुम्हें एक्स्ट्रा रुकना पड़ेगा। एक काम करो, रहने दो। मुझे खामोखा तुम्हें तकलीफ नहीं देनी है, और मुझे लगा कि तुम्हें आज कुछ ज्यादा लोड नहीं है, इसीलिए मैंने तुमसे ये काम करने के लिए कहा था। तुम फिक्र मत करो शिखा, और अगर मुझे एक्स्ट्रा रुकना भी पड़ा तो उसमें क्या होता है, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। शुक्रिया अभिनव, तुम बहुत अच्छे हो। और कल हम दोनों ऑफिस के बाद कैफे में जाएंगे और खूब बातें करेंगे। सच्ची? हाँ अभिनव, क्या बात है। डन शिखा, आज तो तुम बेफिक्र होकर जाओ। इस तरह से बेशर्म बनकर शिखा अभिनव से अपना काम करवा लेती है। फिर अगले दिन, कल मैंने अभिनव से अच्छे से 2 मीठी बातें क्या कर ली, वो तो मेरे जाल में फंस गया। और ऐसा ही अगर मैंने युवराज सर के साथ किया तो फिर तो मेरी लॉटरी ही लग जाएगी। युवराज सर भी तो सिंगल है, और ये सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। इनसे तो मीठी बातें क्या कर ली, ये तो पिघल कर दीवाने हो जाते हैं। फिर शिखा अपने बॉस युवराज के करीब आने की कोशिश करती है। यस शिखा, कम इन। सर, वो मैं हमारे अगले प्रेजेंटेशन के बारे में बताने आई हूँ। फिर वो दोनों काम करते हैं
और फिर लंच टाइम के दौरान शिखा युवराज को अपने साथ खाना खाने के लिए कहती है। क्या कहा? तुमने आज ढोकला लाया है? वाह शिखा, मुझे ढोकला बहुत पसंद है, मैं जरूर खाऊंगा। ओके सर, मैं अभी लाती हूँ। लेकिन सर, सारे एम्प्लॉयज कैंटीन में ही खाना खाते हैं, फिर मैं अकेले यहाँ पर आकर आपके साथ खाऊंगी तो वो सही नहीं होगा सर। मैं आपको यहाँ पर ढोकले देकर जाती हूँ। अरे नहीं शिखा, उसमें क्या होता है, तुम अपना टिफिन लेकर अंदर आ जाओ, क्योंकि आज हम दोनों साथ मिलकर लंच करेंगे। ठीक है सर, जैसा आप कहो। फिर शिखा और युवराज दोनों साथ में खाना खाते हैं और इस तरह से अब शिखा रोजाना युवराज के लिए अच्छा अच्छा खाना लेकर आती है। थैंक यू सो मच शिखा, मैं अकेला ही रहता हूँ, इसलिए मैंने नौकरानी रखी है, लेकिन तुम्हारे हाथ के खाने के सामने सब फेल है। तुम तो एकदम लाजवाब खाना बनाती हो। अरे वाह, शुक्रिया सर। आज तक मेरी किसी ने इतनी तारीफ की ही नहीं, लेकिन आज आपने की तो सुनकर बहुत अच्छा लगा। शिखा अब धीरे धीरे चालाकी से युवराज के करीब आने लगती है। फिर एक रात, ओ गॉड, आज तो हर तरफ दंगे चल रहे हैं, ऐसे में मैं अपने घर कैसे जा पाऊंगी? घबराओ मत शिखा, तुम मेरे साथ मेरे घर पर रुक सकती हो, मेरा घर यही पास में है। नहीं सर, ये सही नहीं होगा। मैं आपके कंपनी में काम करने वाली एक मामूली एम्प्लॉय हूँ, तो फिर मैं आपके घर कैसे आ सकती हूँ? अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है, तुम बिंदास आ सकती हो मेरे घर में। हाँ, पहले की बात अलग है, तब हम दोनों एक बॉस और एम्प्लॉय थे, लेकिन अब हमारा रिश्ता दोस्ती का रिश्ता बन चुका है, समझी कि नहीं? थैंक यू सर। अरे यार, अब जब दोस्त कहा है तो सर कहकर क्यों पुकार रही हो मुझे? युवराज को हो ना, क्या सर सर लगा के रखा है? ओके बाबा, ठीक है युवराज, अब चले। शिखा युवराज के साथ उसके घर पर ही जाती है और अपने घर पर ये बताती है कि वो अपनी सहेली के घर रुकी है। फिर उस रात, ये लो युवराज, तुम्हारे किचन में मैंने कॉफी देखी जो मैंने हम दोनों के लिए बना दी। अमेजिंग शिखा, वैसे तुम्हें तो मेरे बारे में सब कुछ पता है कि मेरी फैमिली विदेश में रहती है और मैं यहाँ पर अकेला ही रहता हूँ, पर मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता कि तुम्हारी फैमिली में कौन है। मैं अपने पति और सास के साथ रहती हूँ। ओह, तो तुम शादीशुदा हो? हाँ युवराज। वैसे कितने साल हुए तुम्हारी शादी को? यही कुछ 2 साल। ये तो बहुत अच्छी बात है कि शादी के बाद भी तुम्हारी फैमिली वाले तुम्हें जॉब पर जाने दे रहे हैं, वरना काफी लड़कियों को शादी के बाद अपने करियर को पीछे रखकर अपनी घर गृहस्थी को आगे रखना पड़ता है। अरे नहीं युवराज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे ससुराल वाले बहुत बुरे हैं, घर पर तो रोज झगड़े होते रहते हैं, इसीलिए मैं जॉब पर आती हूँ ताकि 9 से 10 घंटे मुझे कुछ शांति मिले और साथ ही हाथ में 2 पैसे भी आ जाए। क्या? लेकिन वो लोग झगड़े क्यों करते हैं? जाने दो ना युवराज, मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी। अब आप मेरे दोस्त जैसे हो, तो हम दोनों साथ में कहीं घूमने तो जा सकते हैं ना? क्यों नहीं शिखा, मैं तो वैसे भी कहीं जाने की प्लानिंग में ही था, लेकिन मेरे ज्यादा दोस्त ना होने के कारण मैं हमेशा सोलो ट्रैवलिंग ही करता हूँ। अच्छा, तो इस बार मैं चलूंगी आपके साथ? अरे नहीं नहीं, मैं भी ना इतनी बेवकूफ हूँ। आप मेरे दोस्त हो, लेकिन सिर्फ बाहर। ऑफिस में तो बॉस ही रहोगे ना, और ऑफिस में तो इतना सारा काम है इस महीने, तो ट्रिप पर जाने के लिए मुझे छुट्टी कहाँ से मिलेगी? अरे उन सब की चिंता मत करो शिखा, मैं यहाँ भी तुम्हारा दोस्त हूँ और ऑफिस में भी रहूंगा, और मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम कितनी दुखी हो, और इस हालत में एक दोस्त अपने दोस्त को नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? तुम फिक्र मत करो, हम दोनों ट्रिप पर जरूर जाएंगे। क्या? सच में? हाँ शिखा। शिखा बहुत खुश हो जाती है और वो युवराज के साथ घूमने चली जाती है। लेकिन तभी उसी दिन
उसकी सास हेमलता को बाजार में शिखा की ऑफिस वाली सहेली कांचन मिलती है। अरे कांचन, तुम यहाँ? तुम तो मेरी बहू की ऑफिस वाली सहेली हो ना? हाँ आंटी जी। नमस्ते। नमस्ते बेटा। वैसे बहू तो कह रही थी कि वो किसी बिजनेस ट्रिप पर जा रही है, वो भी ऑफिस वालों के साथ। तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम नहीं गई क्या उसके साथ? क्या बिजनेस ट्रिप? नहीं आंटी जी, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। हमारे ऑफिस वाले किसी बिजनेस ट्रिप पर नहीं गए हैं। बस आज और कल शिखा नहीं दिखी। कहाँ पर गई है वो? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो बिजनेस ट्रिप पर गई है। अरे आंटी जी, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन अभी इन दिनों में हमारे ऑफिस से कोई बिजनेस ट्रिप नहीं गई है। यह सुनकर हेमलता अब चौंक जाती है और घर जाकर वो अतुल को सारी बातें बताती है, जिसके बाद वो शिखा को कॉल करता है। क्या? हाँ शिखा, आज कांचन मिली थी माँ को और उसी ने बताया ये सब। ओफो अतुल, क्या तुम भी पूरी बात जाने बगैर ही कुछ भी बोलते रहते हो? अरे बाबा, वो कांचन 14 दिनों से छुट्टी पर थी, अभी कल ही आई होगी, तो उसे हमारे बिजनेस ट्रिप के बारे में कैसे पता होगा? और यहाँ पर बॉस के साथ साथ 2 एम्प्लॉइज भी है मेरे साथ। अच्छा, ऐसी बात है क्या? और नहीं तो क्या अतुल, अब तुम्ही ने तो कहा था ना कि मैं तुम्हें 6 महीने की मोहलत दे रहा हूँ, तो अब जब मैं अपने काम पर ज्यादा ध्यान देकर अपनी तरक्की करने की कोशिश में जुटी हुई हो, तो तुम बीच में टांग क्यों अड़ा रहे हो? और अब रखो फोन और मुझे काम करने दो। इतना सारा झूठ बोलकर शिखा कॉल कट कर देती है और अब फिर से शिखा युवराज को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करने लगती है, जिसके बाद उसकी सैलरी 4 गुना बढ़ जाती है और साथ ही उसके ऊपर काम का प्रेशर बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। यार सोनाली, ये शिखा तो सर के साथ पिछले 1 घंटे से कैबिन में है। पता नहीं इतना क्या डिस्कस कर रहे हैं, और इन दोनों के बीच में कोई चक्कर चल रहा है क्या? वही तो, युवराज सर हम सबके साथ अलग रहते हैं और शिखा के साथ एकदम अलग बर्ताव करते हैं। अब ना सिर्फ कांचन और सोनाली को, बल्कि धीरे धीरे ऑफिस में हर किसी को युवराज और शिखा के रिश्ते पर शक होने लगता है। फिर अचानक से एक रात, अरे शिखा, इतनी रात गई तुम कहाँ जा रही हो? लगभग 10 बज चुके हैं। मैं ऑफिस जा रही हूँ अतुल, एक जरूरी मीटिंग है, इसीलिए सर ने बुलाया है मुझे। क्या? इतनी रात को मीटिंग? अरे इस वक्त ऑफिस में कौन बुलाता है? अब तुम शुरू मत हो जाओ अतुल, प्रमोशन चाहिए तो काम करना ही होगा ना। और रही बात मेरे रात को काम करने की, तो हमारा ऑफिस नाइट शिफ्ट के बेसिस पर ही चालू रहता है और अब क्लाइंट ही इतनी लेट आता है, इसीलिए हमें भी लेट जाना पड़ता है और उसी के लिए मैं ये प्रेजेंटेशन देने जा रही हूँ। फिर शिखा ऑफिस चली जाती है, लेकिन उसके जाने के बाद, ओ नो, ये पेन ड्राइव तो यहीं पर रह गया, शायद इसी में प्रेजेंटेशन है। पता नहीं शिखा ऑफिस में पहुंची भी होगी या नहीं, लेकिन मुझे ये पेन ड्राइव उस तक पहुंचाना ही होगा। एक काम करता हूँ, मैं ही उसके ऑफिस चला जाता हूँ। क्या हुआ युवराज, आपने मुझे इतनी रात गए क्यों बुलाया है? क्योंकि पूरा ऑफिस खाली हुआ है और मुझे तुम्हें अपने दिल की बात बतानी है, इसीलिए मैंने तुम्हें अभी बुलाया है। दिल की बात मतलब? शिखा, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? घबराओ मत, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं जानता हूँ तुम अपने पति से खुश नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें वो सारी खुशी दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। हाँ युवराज, सच कहूँ तो मुझे भी तुम बहुत पसंद हो। फिर वो दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और उन्हें देखकर अतुल अपने आप को रोक नहीं पाता और वो जोर से चिल्ला पड़ता है। ये सब क्या है शिखा? अतुल तुम? मैं यहाँ पर तुम्हें पेन ड्राइव देने आया था, लेकिन अच्छा हुआ जो मुझे वो सब दिख गया जो तुम मेरे पीठ पीछे करती आ रही हो। तुम मुझसे खुश नहीं हो ना? ठीक है, अब से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। तुम्हारे जैसी गिरी हुई औरत की तो मुझे शक्ल भी नहीं देखनी।
अरे नहीं अतुल, ऐसा मत कहो। मेरा विश्वास करो, मैं इस आदमी से प्यार नहीं करती। मैं तो सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ। और मैंने ये सब सिर्फ प्रमोशन के लिए किया है, सैलरी बढ़ाने के लिए किया, ताकि मेरी तरक्की हो जाए। प्लीज मुझे मत छोड़ो अतुल, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे तो सिर्फ तुम चाहिए। प्लीज अतुल, मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। क्या? इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला? हाँ युवराज। तुम्हें तुम्हारा नया प्यार मुबारक हो शिखा। मर गया मैं तुम्हारे लिए। इस तरह से अंत में अतुल शिखा से रिश्ता तोड़ देता है। वही दूसरी तरफ सच पता चलने पर युवराज भी शिखा को काम से निकाल देता है और शिखा अब सब कुछ खोकर पूरी तरह अकेली पड़ जाती है। वाह यार मेघा, तेरी जिंदगी तो एकदम मस्त है। बस तू और तेरा पति, लेकिन मुझे तो मेरे ससुराल का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। हाँ चेतना, मैं जानती हूँ। अरे मैंने तो हमेशा यही सोच के रखा था कि मैं अगर किसी से शादी करूंगी तो ऐसे ही लड़के से करूंगी जिसका कोई परिवार ही ना हो। और यही बात मैंने नील को भी बताई थी। और खुशकिस्मती से उसका कोई परिवार नहीं है, क्योंकि वो एक अनाथ है। सही है यार। मेघा और नील दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी हंसी खुशी से जी रहे होते हैं। फिर एक दिन अचानक से, मेघा, मुझे तुम्हें एक सच बताना है। कैसा सच नील? दरअसल मेघा, मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मेरा कोई परिवार नहीं है, लेकिन असल में तो मेरा एक परिवार है। और अब मेरी माँ की तबीयत काफी खराब हो चुकी है, इसीलिए वो मुझे तुम्हारे साथ घर पर बुला रही है, वो भी एक हफ्ते के लिए। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो नील? अरे यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है क्या? तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपाई? आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा था, और उसके बाद तुमने मुझे बताया कि तुम उसी लड़के से शादी करोगी जिसका कोई परिवार नहीं होगा। इसीलिए तुम्हें पाने के लिए मैंने झूठ कहा। मुझे लगा कि यहाँ पर हम दोनों खुशी से रह लेंगे और किसी ना किसी दिन मैं तुम्हें बता दूंगा। लेकिन ये बात मुझे बिल्कुल पता नहीं थी कि ये वक्त इतनी जल्दी आएगा। ये तुमने बहुत गलत किया है नील। अरे तुम्हें तो मैंने साफ साफ बताया था कि मुझे ससुराल वगैरह की झंझट में पड़ना ही नहीं है। फिर भी तुमने ये सब किया। क्योंकि उस वक्त मेरा तुम्हारे साथ शादी करना ज्यादा जरूरी था और मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो चुका था मेघा। मैंने तो घर वालों से भी अपनी शादी की बात छुपाई ही थी, लेकिन मेरे किसी दूर के दोस्त ने उन्हें सब कुछ बता दिया। क्या? हाँ मेघा, और मैंने उन्हें कहा है कि मैं अब सीधे उनकी बहू को अपने साथ लेकर ही आऊंगा, तभी आप उसे देख लेना। मैंने उन सबको उम्मीद देकर रखी है। प्लीज चलो ना मेघा, एक हफ्ते की ही तो बात है, फिर हम दोनों वापस घर लौट आएंगे। देखो नील, बात एक हफ्ते की है ही नहीं। अब बात तो ये है कि तुमने मुझसे झूठ बोला है, लेकिन अब बस, मैं ऐसे झूठे आदमी के साथ नहीं रह सकती। अरे नहीं मेघा, प्लीज ऐसा मत करो। अरे तो क्या करूं मैं? एक हफ्ते के लिए जाने के बाद ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। फिर 2 महीने में वहां पर जाना होगा। कभी वो लोग आएंगे तो कभी मुझे वहां पर जाकर बहू का किरदार निभाना होगा। नहीं नहीं, ये सब मुझसे बिल्कुल नहीं होगा। नील मेघा को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसे छोड़कर चली जाती है। अरे यार, ये सब क्या हो गया? सब मेरी ही गलती है। झूठ की बुनियाद पर कोई रिश्ता नहीं टिकता। अगर मैं सच बताकर उसे पहले ही मना लेता तो वो मान भी जाती, पर झूठ सुनकर उसका दिल टूटा है। लेकिन अब मैं क्या करूं? नील अब चिंतित होकर गहरी सोच में पड़ जाता है। तभी उसके दिमाग में एक सुझाव आता है। अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा है, और वो है किराए की बीवी। हाँ, मुझे घर में किराए की बीवी ही लेकर जानी होगी। वैसे भी घर वालों ने मेरी बीवी का फोटो देखा नहीं है, और अगर मैं अकेला गया तो मेरे घर वाले 100 सवाल पूछेंगे, और ऊपर से माँ भी बीमार है।
और इस हालत में मुझे उन्हें और चिंता नहीं देनी है, इसीलिए मुझे ये नाटक करना ही होगा। फिर नील को एक रूबीना नाम की लड़की मिलती है और वो उसे सब बता देता है। ठीक है नील, मैं एकदम अच्छे से नाटक करूंगी, तुम फिक्र मत करना। हाँ, और याद रहे, मैंने तुम्हें मेरे परिवार के बारे में सब बता दिया है कि कौन कैसा है, और हमारे बारे में भी, हमारी मुलाकात कैसे हुई थी, कब हुई थी, शादी को 1 महीना बीत चुका है, ये सब बातें ध्यान में रखना। हाँ नील, मैं समझ गई। फिर नील रूबीना के साथ अपने घर चला जाता है, जहाँ सभी रूबीना को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वो लोग उसका प्यार से स्वागत भी करते हैं। रूबीना भी नील की माँ विनीता का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। नील बेटा, मुझे जैसी लड़की चाहिए थी, तूने ठीक वैसी ही लड़की लाई है। बहुत बढ़िया बेटा, गुण, संस्कार, तन और मन, हर तरह से ये एकदम सुंदर है बेटा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। ये लीजिए, अब आपकी दवाई का समय हो चुका है, इसीलिए खिचड़ी खाकर दवाई लीजिए। नील ने मुझे पहले ही बताया था कि आपको यह सादी दाल खिचड़ी कितनी पसंद है। हाँ बहू, धन्यवाद। रूबीना अगले 2 दिन में ही नील के घर वालों के दिलों में अपनी जगह बना लेती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कल मुझे कॉलेज में यह प्रोजेक्ट देना है और अब तो मेरे पास बस एक रात ही है। कैसे करूंगी मैं सब कुछ? मैं मदद कर दूं साक्षी? अरे मेघा भाभी, आप? मेघा नहीं, रूबीना। क्या? लेकिन भाभी, आपका नाम तो मेघा है ना? अरे रे, हे भगवान, ये तो क्या कर रही है रूबीना? भूल मत, तुझे एक नाटक करना है। तू तो सच में इस घर की बहू बनती जा रही है। हाँ, वो दरअसल मेरी सहेलियां मुझे दूसरे नाम से बुलाती है, क्योंकि मेरे 2 नाम है ना। क्या बात है, वैसे मेघा से ज्यादा रूबीना नाम अच्छा लगता है। शुक्रिया साक्षी। वैसे मैं भी एक साइंस स्टूडेंट रह चुकी हूँ और इस प्रोजेक्ट में मैं तुम्हारी अच्छे से मदद कर सकती हूँ। क्या कह रही हो आप? आप तो एकदम कमाल हो भाभी। फिर रात भर जागकर रूबीना प्रोजेक्ट बनाने में साक्षी की मदद करती है और बस 1.5 घंटे की नींद लेकर वो सुबह जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ता भी तैयार करती है। वाह, आलू के पराठे! भाभी, 1.5 घंटे सोने के बाद भी आपने अपने सारे काम ठीक से किए हैं। मैं तो 4 घंटे सोई हूँ, तब जाकर उठ पाई हूँ। क्या बात है बहू। वैसे माँ जी, आपकी तबीयत में अब सुधार तो है ना? हाँ बहू, ये सब तेरे और नील के आने से हुआ है, इसीलिए मैंने राजेंद्र जी से कह दिया था कि वो तुम दोनों को बुला ले। चलो अच्छा है। वैसे बहू, अब जब तू यहाँ पर आ ही गई है तो मैं तेरी मुंह दिखाई की रस्म रखना चाहती हूँ और उसी दिन तुम दोनों मियाँ बीवी की पूजा भी होगी। पता नहीं अब तुम दोनों फिर कब आओगे। ठीक है माँ जी, जैसा आपको ठीक लगे। और हाँ बहू, आज शाम को तू, मैं और राजेंद्र जी सामान खरीदने जाएंगे। तेरे लिए और नील के लिए नए कपड़े भी तो लेने हैं। ठीक है माँ जी। रूबीना को सबकी इतनी देखरेख करते हुए देखकर नील को बहुत खुशी मिलती है। सच में इसे देखकर तो ऐसा लगता ही नहीं कि ये कोई नाटक कर रही है। इतना मन लगाकर कर रही है, ये बहुत अच्छी लड़की है। फिर शाम को राजेंद्र, विनीता और रूबीना खरीदारी करने मार्केट चले जाते हैं। अरे बहू, तू ही अपने पसंद से नील के लिए कोई कुर्ता देख ले। ठीक है माँ जी। माँ जी, ये पीले रंग का कुर्ता कितना सुंदर लग रहा है ना, और ये नील पर बहुत जचेगा। क्यों पापा जी, सही कहा ना मैंने? नहीं मेघा, नील को पीले रंग से सख्त नफरत है। नील तो बता रहा था कि तुम दोनों की शादी को पूरा 1 महीना हो चुका है, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे को 3 महीने से जानते हो, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें उसकी पसंद नापसंद के बारे में कैसे नहीं पता? और नहीं तो क्या, नील तो पीले रंग को देखकर ही मुंह बना लेता है। अरे हाँ, मैं जानती हूँ पापा जी,
वो बस मेरे दिमाग से ही निकल गया। अरे कोई बात नहीं बहू, हम समझ सकते हैं। अक्सर हम ऐसी छोटी मोटी बातें भूल जाते हैं। हे भगवान, आज तो मैं बाल बाल बच गई। फिर रात में रूबीना ये सारी बातें नील को बताती है। क्या करते हो तुम नील? तुमने मुझे सबके बारे में बताया कि कौन कैसा है और किसे क्या पसंद है, लेकिन अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। शुक्र है मामूली सी बात थी, इसीलिए माँ जी और पापा जी ने भी नजरअंदाज कर दिया। माफ करना रूबीना, मैंने तुम्हें अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं, लेकिन मैं तुम्हें आज सोने से पहले फिर से सब कुछ अच्छे से बता दूंगा, तो फिर तुम्हें नाटक करने में भी बहुत आसानी होगी। कैसा नाटक भाई? साक्षी को अचानक से कमरे के दरवाजे पर देखकर दोनों एकदम चौंक जाते हैं। तू यहाँ पर क्या कर रही है साक्षी? पढ़ाई छोड़कर क्या घूम रही है घर में? डॉक्टर बनना है ना तुझे? हाँ भैया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दिन के 24 घंटे बस पढ़ती ही रहूं। मैं तो यहाँ पर बस भाभी को बुलाने आई थी, वॉक पर मेरे साथ चलने के लिए। लेकिन आप दोनों किस नाटक की बात कर रहे हो? साक्षी, वो दरअसल। अरे देख ना साक्षी, तेरी भाभी कितना नाटक कर रही है। मैंने कहा कि कल की पूजा में गजरा लगाना, लेकिन ये मोहतरमा है कि मान ही नहीं रही। अच्छा, तो ये बात है क्या? लेकिन भाभी, गजरा तो सबको पसंद होता है, तो आपको क्या दिक्कत है? अरे साक्षी, कल कितने सारे काम हैं और उस सब में मैं कहाँ बन कर बैठूंगी। मुंह दिखाई की रस्म है, पूजा है, कितनी सारी तैयारियां भी करनी है। ओफो भाभी, तो उसमें क्या हुआ? भाई का मन रखने के लिए गजरा लगा लो ना। मैं खास आपके लिए सवेरे सवेरे जाकर एकदम ताजा और खुशबूदार गजरा लाऊंगी। ठीक है साक्षी, अब तुम दोनों इतना कह रहे हो तो लगा लूंगी मैं गजरा। जैसे तैसे रूबीना और नील मामले को संभाल लेते हैं। फिर एक रोज जब विनीता नील की बैग में से बचे हुए कपड़े निकाल रही होती है, तभी उसके बैग में से उसका बटुआ गिरता है, जिसमें नील और मेघा की शादी की तस्वीर होती है। ये क्या है नील बेटा, तेरे बटुए में ये शादी की तस्वीर? लेकिन ये लड़की तो मेघा बहू नहीं है, तो फिर कौन है ये? ओ तेरी, ये फोटो निकालना तो मैं भूल ही गया। अब बताएगा भी कि आखिर ये सब क्या चल रहा है? वो माँ, ये तस्वीर अभी की नहीं है, बल्कि 1 साल पहले की है। कॉलेज में एक नाटक था, उसमें मैं और ये लड़की, हम दोनों की शादी हुई थी, तभी की फोटो है ये माँ। क्या? अरे ये तू क्या कह रहा है? पागल समझ के रखा है क्या मुझे? और ऐसे कैसे हो सकता है? अगर ये तस्वीर नाटक की है, तो फिर तेरे बटुए में ये कैसे आई? तेरे पास तो तेरी बीवी की तस्वीर होनी चाहिए। अरे माँ, वो ना। तभी रूबीना वहां पर आती है। माँ जी, दरअसल इसमें नील की कोई गलती नहीं है, बल्कि मेरी ही गलती है। मतलब? इसका मतलब ये है कि ये तस्वीर मैंने ही इसके बटुए में रखी है, लेकिन गलती से माँ जी, हड़बड़ी में मुझे लगा कि ये तस्वीर मेरी ही है, और फिर मैंने ही इसके बटुए में डाल दी। अच्छा, ऐसी बात है क्या? फिर ठीक है। विनीता ठीक है तो बोल देती है, लेकिन उसे उन दोनों पर शक हो जाता है। मुझे तो कुछ गड़बड़ सी लग रही है। 1 साल पहले नील काफी अलग दिखता था, और अब उसके चेहरे में काफी बदलाव आ गए हैं। और वो तस्वीर देखकर तो ऐसे ही लग रहा था कि वो एकदम हाल फिलहाल की ही है। बहू का वो कारण देना भी मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। अरे हड़बड़ी में ऐसे गलत तस्वीर कौन रखता है? तुम्हारे दिमाग के घोड़े कुछ ज्यादा ही दौड़ रहे हैं विनीता। जरा उन घोड़ों को अस्तंबल में जाकर आराम करने दो, और तुम भी जाकर आराम करो। वही दूसरी तरफ, घबराओ मत नील, जरूरी नहीं कि सब कुछ ठीक हो। थोड़ी बहुत मुश्किलें आती ही रहेगी, लेकिन बस हमें जितना हो सकता है उतना सच्चा बनना है, ताकि हमारा ये नाटक बरकरार रहे। हाँ रूबीना, तुम सही कह रहे हो। इधर विनीता को उस बारे में सोचकर नींद ही नहीं आती।
और वो वापस से रूबीना के पास बातें करने जाती है। तभी वो रूबीना और नील की बातें सुन लेती है। कल हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे और हमारा नाटक भी खत्म हो जाएगा और मैं तुम्हें पिछले 7 दिनों के नाटक के पैसे कल ही दे दूंगा। ठीक है नील? क्या? इसका मतलब मेरा शक सही था। तुम दोनों की शादी में कुछ तो गड़बड़ थी और वो ये गड़बड़ है। तूने इतना बड़ा नाटक कैसे किया नील? तभी राजेंद्र भी वहां पर आता है और अब नील और रूबीना के होश उड़ जाते हैं। माफ कर दो माँ, लेकिन मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। ऊपर से मैंने आपको वादा किया था कि मैं अपनी बीवी मेघा को लेकर आऊंगा, लेकिन यहाँ आने से पहले ही वो मुझे छोड़कर चली गई। इसीलिए मुझे रूबीना को किराए की बीवी बनाकर लाना पड़ा। हाँ माँ जी, नील को लगा कि आप मेघा के जाने की खबर सुनकर और बीमार हो जाओगी, इसीलिए उसने ये नाटक रचाया। देखो बेटा, तुम्हारे साथ जो हुआ है वो सही नहीं है, लेकिन तुम्हें पहले से ही मेघा को सच बता देना चाहिए था कि तुम एक परिवार वाले लड़के हो। हाँ बेटा, मेघा भी रुक जाती, लेकिन झूठ पता चलने पर मन को बहुत ठेस पहुंचती है, जैसे हमें आज पहुंची है। माफ कर दो ना माँ पापा, मैं जानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन मैं और करता भी क्या। खैर, कल मैं और रूबीना यहाँ से चले जाएंगे। और रूबीना, तुमने मेरे अपनों के लिए बहुत किया है और इस एक हफ्ते में हम दोनों भी काफी करीब आ गए हैं, लेकिन मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। नहीं नील, अब मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना है, क्योंकि मैं यही रहना चाहती हूँ। क्या? हाँ नील, क्योंकि इस एक हफ्ते में मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं ये नाटक कर रही हूँ। मुझे भी तुमसे और तुम्हारे परिवार से लगाव हो गया है। माँ जी, पापा जी, मैं सच में आपकी बहू और नील की बीवी बनना चाहती हूँ। मुझे भी माफ कर दीजिए, क्योंकि मैंने भी आपके दिल को ठेस पहुंचाई है। अरे तू माफी मत मांग बेटी, और सच कहूँ तो जो हुआ अच्छा ही हुआ। जो वो मेघा जैसी लड़की इसे छोड़कर चली गई, उस लड़की को परिवार का महत्व नहीं पता है, लेकिन एक हफ्ते में नाटक करते करते तुमने हम सबका दिल जीत लिया। फिर अंत में विनीता और राजेंद्र उन दोनों को माफ कर देते हैं। नील भी रूबीना के फैसले से सहमत होता है और अंत में उन दोनों की शादी हो जाती है।